हो गई छाया, छाया ने खुद ही छोड़ी है मीटिंग। चलो भाई, मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन सबने सॉल्व कर दिया? एक जना हाँ बोल दो भाई। मैम आंसर नंबर बी इज राइट। अरे वाह, कहाँ से आया ये बच्चा? बी बी यस बी मैम। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश इन्वॉल्व इन ओपन सिस्टम। यस मैम, ये वाला करेक्ट पूछा है उसने। ओपन सिस्टम में हमें इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है, याद रखना। अरे क्लैपिंग बजवा देती है अगर मैं तुम क्लास में होती है अभी तो मेरे सामने। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बच्चे, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम पे होता है और रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल और क्लोज सिस्टम, ये दो कंडीशन है। क्यों है ये दो कंडीशन? ओपन सिस्टम रहेगा तो मैटर ही एस्केप कर जाएगा, वापस कहां से आएगा? अगर सिस्टम ओपन रहेगा तो मैटर क्या हो जाएगा बच्चे? कहाँ गई लड़की? अरे अरे, जी मैम। हाँ मैटर समझ में आ गई बात। सी बी नहीं होगा। अरे ध्यान है, क्लोज सिस्टम में होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था? रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल। ठीक है, अगर ए से बी बन रहा है तो बी से ए भी बनना चाहिए। इक्विलिब्रियम तभी आएगा। अगर रिएक्शन सिर्फ आगे आगे जाएगी तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन, दो ऑप्शन ठीक है इसके, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये पहले बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। तुमने नोट्स को रिवाइज नहीं किया। नोट्स में बताया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पूरा आपके अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में लिखा हुआ है। मैडम ने अपने मुंह से भी बोल के बताया था, आप लोगों ने तब भी नहीं पढ़ा। मैम को बड़ा दुख हुआ। बोलो भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है बच्चे? ये अगर मेरी कोई रिएक्शन है, अरे निराश मत हो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो बोलो भाई। क्या आप इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम लिख के दिखा सकते हो? के इक्विलिब्रियम और के सी की वैल्यू लिख सकते हो? अरे बताया है नहीं बताया? मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट उसकी रेस टू द पावर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेस टू द पावर द स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट। समझ में आई ये बात? यस मैम। जल्दी से इसका डेरिवेशन देख लो। रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये हो गया था क्या डेरिवेशन? अरे यस हाँ, मैम, यस मैम हो गया था। फिर भी मैं एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी बता देती हूँ, फटाफट बताऊंगी, ठीक है? तुम लोग रिवाइज कर लो। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, किसमें? इक्विलिब्रियम में। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसी बच्चे को पूछना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्टेंट के क्यों हो रहा है? यस मैम। A प्लस बी से मेरा C प्लस डी फॉर्म हुआ, ये 2D है और ये 3A। सपोज कर लो ये रिएक्शन लिखी है मैंने, ठीक है? ये 2D फॉर्म है, ये 3A। अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि बच्चे रिएक्शन आगे जितना, रेट ऑफ फॉरवर्ड मींस क्या? रिएक्शन का आगे जाना। रेट ऑफ बैकवर्ड मींस क्या? रिएक्शन का पीछे आना। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा आगे जाएगी। जितना ज्यादा मेरे पास रिएक्टेंट होंगे उतनी ही ज्यादा मेरे पास रिएक्शन जो है आगे जाएगी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट इसकी रेस टू दी पावर में। बोलो भाई, किसी को दिक्कत यहां तक? रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। मतलब ये ज्यादा तो रिएक्शन आगे जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड बढ़ेगा। ये ज्यादा मतलब बैकवर्ड वाला ज्यादा, तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो बढ़ेगा। तो यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट के। मैडम का गला दुख गया भाई। हाँ, तुम में से किसी ने नहीं बोला अभी तक। नहीं समझ में आ रहा? अरे सो गए सो गए? नो मैम। मैं सोच रही कि मेरी कॉल ही कट गई है। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है किसके? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैंने हटाया
और कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चे जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ, इक्वल का लगाती हूँ, तो उसके बदले में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देती हूँ। बात समझ में आई? यस मैम। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो रिएक्शन का ये वाली साइड अगर इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो गई। अरे हाँ या ना? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. आज क्या सिर्फ वही जवाब दे? मैं जानना चाहती हूँ बेटा, अगर समझ ना आए तो पूछ लेना। पूछो, किसी को पूछना है कुछ? नहीं? पक्का? मैम रुक गई, 2 मिनट देख लो। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट तो बहुत होता है, 2 सेकेंड। मैम मैम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल कैसे होंगे? बच्चे इक्विलिब्रियम में होता ये है कि इक्विलिब्रियम में जितना ये सपोज मेरा वाटर इवोपरेट हो रहा है, तो जितना ये ऊपर गया उतना ही ये 3 बूंद ऊपर गई, 3 बूंद नीचे आई, तो मैं कहूंगी रेट ऑफ फॉरवर्ड है 3 ड्रॉप्स, रेट ऑफ बैकवर्ड है 3 ड्रॉप। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या? जब प्रोसेस में ये दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब कि जितनी पेस से ये आगे बढ़ी, जितना मोल इसने सपोज आगे 0.2 मोल बनाया, तो सी से डी ने भी टूटकर वापस से ए और बी 0.2 मोल्स बना दिया, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब कि इक्विलिब्रियम कब आएगा? जितने स्टेप में आगे गई उतने ही स्टेप में पीछे आ गई, इक्विलिब्रियम तभी आएगा। इक्विलिब्रियम मींस क्या? जब चीज ही क्या, प्रोसेस क्या हो, हमें दिखे कि रुक गया है, लेकिन एक्चुअल में वो रुका नहीं है, वो जितना आगे जा रहा है उतना ही वो पीछे जा रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक बच्चे? यस मैम। वेरी गुड, आपने पूछा। अब इधर देखो, के एफ बराबर हो गया के बी और सी डी के, ये कैसे हुआ समझ में आ गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल थी, इधर वाली साइड इक्वल थी, तो इधर वाली साइड भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। के एफ के नीचे मैं के बी को भेज दूंगी, सी डी स्क्वायर ए क्यूब बी। बोलो भाई, के एफ बाय के बी को ही के इक्विलिब्रियम एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, इसे के सी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सब कंसंट्रेशन की टर्म्स में है। समझ में आ गई बात? के सी क्या है बच्चे? ये उतार लो अपनी कॉपी में, कॉपी में लेके बैठा करो। के सी या के इक्विलिब्रियम क्या है? मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड होता है Backward. ये, और ये बराबर होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या थे भाई इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? डी के पास 2 था और ए के पास 3 था। यही मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन भी होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनके रेज टू द पावर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट और उसका रेज टू द पावर उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, जो कांस्टेंट होता है के इक्विलिब्रियम या के सी। बात समझ में आई यहाँ तक? ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन मतलब हर रिएक्शन की अपनी अलग अलग रहती है, कांस्टेंट होती है। बात समझ में आ गई? इक्विलिब्रियम तभी आता है। अरे मेरा गला दुख गया, कोई तो हाँ बोल दो, मैडम चुप हो जाओ इसके साथ। मैम गरम पानी पी लो। मैं चली गई तुम भाग जाओगे सारे, मैं पानी पीने के लिए उठ गई तो। ये बताओ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए क्या के इक्विलिब्रियम की थोड़ी ना लगेगा, क्या? थोड़ा टाइम लगेगा मैम पीने में, कोई ये नहीं देखो, जाएगा। ये देखो भाई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यही लिखी जाएगी। क्या मैंने ठीक किया? जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछ लो एक बार। यस मैम। बोलो भाई, समझ नहीं आया। क्या प्रोडक्ट लिखा मैंने, ऊपर क्या लिखूंगी? ये देखो, अभी रिएक्शन में समझाया था ना, यहाँ पे रिएक्शन की थी तो मैंने कि क्या लिखना है, ऊपर लिखना है प्रोडक्ट और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी रेज टू द पावर में लिखना है, और नीचे लिखना है रिएक्टेंट और रेज टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोलो, अब आ गया समझ में? प्रोडक्ट क्या है इसमें? NH3। इसकी ये डब्बे का मीन्स होता है कंसंट्रेशन, ठीक है भाई? इस डब्बे का मीन्स क्या होता है? कंसंट्रेशन। जो चीजें समझ ना आए भाई पूछ लो। अरे यार अच्छा, मैसेज कमेंट कर रहे हो? अरे कमेंट की तरफ देखने का टाइम किसके पास है भाई, मैं नहीं देख रही हूँ उस तरफ, तो कमेंट ना करो, ठीक है? कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है? चलो भाई, जिन बच्चों के माइक काम नहीं कर रहे उनके लिए रख लेते हैं।
आदर्श ने तो लिख के दिया ताकि तुम लोग बातें भी ना करो। ये समझ में आ गया, जब्बे का मीन्स कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अगर ये सबको निकालना आ गया तो क्या इक्विलिब्रियम नहीं आएगा बच्चे, तो आगे क्यू व्यू कुछ समझ नहीं आएगा। जल्दी बताओ, समझ में आ गई ये बात? जिस बच्चे को नहीं आई हो तो एक बार मैम क्लियर। क्लियर, ठीक है। इसने क्लियर बोल दिया तो क्लियर। अब ऐसे ही मैं निकालती हूँ क्यू भी, क्यू को भी मैं ऐसे ही निकालती हूँ, लेकिन क्यू जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। वो क्या होता है, किसी भी एट अ पॉइंट पे, किसी भी एट अ पॉइंट पे जो मैं रिएक्शन के लिए ये निकाल रही हूँ, NH3 स्क्वेयर N2 H2 का क्यूब, ये सब रखकर जो मैं किसी पॉइंट इक्विलिब्रियम पे ना निकाल के मैं गई अपनी लैब में और मैंने जाकर देखा रिएक्शन हो रही थी, तो मैंने देखा कि चलो अब इसके लिए ये वैल्यू निकालती हूँ, क्या इसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो निकालती हूँ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में देना ही है, ठीक है। तो मैंने देखा जो मेरा आंसर निकल कर आएगा उस वक्त वो क्यू होगा। क्या होगा बच्चे? क्यू। इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। अगर इस रिएक्शन के, किसी भी रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू कम होगी K से, किसी भी रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू क्या होगी बच्चे? कम होगी K से। तो रिएक्शन किस, ये K था, Q की वैल्यू अभी कम आ रही है, तो मैं क्या कहूंगी, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन करना। क्या पर्पस है मेन? इक्विलिब्रियम अटेन करना। व्हेन दिस इज क्यू बिफोर, बिफोर और आफ्टर कभी भी हो सकता है। मैंने रिएक्शन में बहुत सारा प्रोडक्ट ले लिया और अब मैं देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ इक्विलिब्रियम आज अभी आती हूँ भाई, ज्यादा पे पहले कम की बात करते हैं। क्यू अगर कम है किसी रिएक्शन के लिए तो इक्विलिब्रियम को उस तरफ, इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की तरफ जाने के लिए रिएक्शन किस तरफ भागेगी? फॉरवर्ड। किस तरफ भागेगी? फॉरवर्ड। मतलब के इक्विलिब्रियम अटेन करना है, के उसे चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर क्यू की वैल्यू मेरी ज्यादा आ जाएगी के से, अगर मेरी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? के से, मैं गई लैब में, मैंने देखा कि अरे इसके लिए तो ये वाला जो रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ये ज्यादा आ रहा है के से। सपोज मुझे इस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू पता था कि 3 है, इसकी केसी की वैल्यू 3 है, मुझे पता थी, और मैं जाके देखी तो मैंने देखा इस वक्त इसकी जो ये वैल्यू क्यू निकल कर आ रही है ये 5 निकल कर आ रही है। तो मैं क्या कहूंगी, अब रिएक्शन किस तरफ जाएगी? इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बैकवर्ड जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब Yes, Q ma'am. अगर बराबर आ जाएगा के तो मैं कहूंगी मेरी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सबको? यस आदर्श, अयान, आर्यन, समझ में आ गई भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? आगे बढ़ जाऊं अब क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। हो जाए, आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है। क्यू से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज का होगा क्या? मैंने पिछली नहीं, तुम्हें नहीं कर पाया कुछ भी अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तुम ये बताओ, अगर मेरी रिएक्शन H2 प्लस I2 है, क्या सभी बच्चों को एंथैल्पी वाली बात याद है? अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देती थी तो एंथैल्पी क्या हो जाती थी? अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करती थी तो मेरी एंथैल्पी क्या होती थी? माइनस हो जाती थी, प्लस होती थी तो माइनस हो जाती थी, माइनस होती थी प्लस हो जाती थी। यस मैम। एंथैल्पी याद करवा रही हूँ भाई थर्मोडायनेमिक्स का। डीपीपी सॉल्व करके एक बच्चे ने भी नहीं भेजी मुझे अभी तक। बाकी क्लासेस की टीचर्स में डीपीपी मिल गई है उन्हें सॉल्व करके। आप लोग भी मुझे सेंड करें, एटलीस्ट फर्स्ट तो करें, इतनी इजी है वो तो। केसी और केसी डैश की वैल्यू की बात करें तो केसी के साथ ऐसा नहीं होता। केसी जब अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगी तो ये जो नया केसी आएगा ये ऊपर वाले केसी का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आई बात? 1/KC, 1 पुराने, अगर इस केसी की वैल्यू 2 × 10⁴ है तो नए वाला जो केसी इस वाली रिएक्शन के लिए मुझसे, सपोज इस वाले के लिए मुझे केसी की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁴, और इस वाले के लिए मुझसे पूछ ली कि बताओ इसके लिए केसी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले का 1 इनवर्स कर दूंगी।
समझ में आई बात? 0.5 इंटू 10⁴ आंसर आ जाएगा। अब ये इनवर्स कैसे क्यों हो रहा है बताना है करके। यस मैम। तुम लोग अपने आप नहीं देख सकते कि ये इनवर्स क्यों हो रहा है? बोलो भाई, मैडम करवा दे। ये रिएक्शन केसी के लिए, ये केसी की वैल्यू है, ये केसी डैश की है। केसी डैश की वैल्यू क्या है भाई? केसी डैश की वैल्यू लिख सकते हो आप? अरे यही आएगी नहीं आएगी बताओ भाई। यस मैम, ये आएगी। यस मैम। हाँ ये तो आ रही है। अब तुम इस H2 और I2 को नीचे भेज दो। H2 और I2 को मैंने HI के नीचे भेज दिया। अब मुझे बताओ ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म केसी नहीं है? मैडम ने तो काट दिया सब यस कुछ। मैम, है केसी। अरे ये केसी है कि नहीं है? 1 बाय यस मैम, केसी। केसी है। यस मैम। यस मैम, मैम केसी के है। डैश के डैश सी किसके बराबर होता है? 1 बाय केसी के। अगर रिएक्शन तो पहली बात याद रख लेनी है, अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो जो कांस्टेंट है वो क्या होगा? रिएक्शन रिवर्स तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये नीट लेवल की बात है, ये आपकी बुक में कॉपी में नहीं है। ये मेरे जहां तक मुझे पता है कि बुक के अंदर ये नहीं है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाएगी बच्चे, तो मेरा जो के है कांस्टेंट जो है वो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। कभी भी एग्जाम में माइनस प्लस मत लगा देना डेल्टा एस समझ के। कांस्टेंट जो के होगा वो इनवर्स हो जाएगा। जो बच्चे नए आए हैं उन्हें भी समझ में आ गई बात? मैं रुक गई थोड़ी सी देर के लिए, पूछो भाई, कोई तो हिम्मत करो। हाँ भाई आदर्श पंचाल जी बोलो। हाँ भाई डीपीपी भेजनी भी थी पवन। अच्छा भाई नहीं पूछा किसी ने, आगे बढ़ जाऊं? किसी ने नहीं भाई हिम्मत करी? या तो सबको समझ में आ गया या तो फिर बच्चे डर रहे हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया, उन्हें भी समझ में आ गया। बच्चे रिएक्शन अगर रिवर्स करूंगी तो केसी जो कांस्टेंट है उसे इनवर्स कर दूंगी। इनवर्स बोले तो एक बार रिपीट कर दो। आदर्श तुम झूठ बोल रहे हो। मैम अगर रिएक्शन इनवर्स हुई हम्म, तो हमें कौन कौन सा केस कांस्टेंट? हाँ कांस्टेंट को इनवर्स कर देना है, मतलब डिवाइड में ले जाना है। ओके मैम। समझ में आ गई बात? चलो भाई समझ में आ गई, यानी कि आदर्श समझ में आ गई। मैम मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। अब बच्चे अब ध्यान रख लो, रिएक्शन रिवर्स कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर दो रिएक्शन को मैं ऐड कर रही हूँ, दो रिएक्शन को ऐड करूंगी तो जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है। हम अपने एंथैल्पी वाले में करते थे कि जब मैं रिएक्शंस को ऐड करती थी तो एंथैल्पी क्या हो जाती थी? ऐड हो जाती थी। एग्जाम में K1 + K2 मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है। K1 × K2 होता है। क्या होता है? K1 × K2। ये भी कैसे आया देख ही लो एक बार, बाकी सब खुद करना, फिर नहीं बताऊंगी, ये लास्ट बता दूं। HI जो फॉर्म हुआ, ठीक है, 2HI फॉर्म हुआ, ध्यान से देख रहे हो? अरे नहीं, अरे देख रहे हो तुम सब? यस हाँ। मैम। यस मैम। A से B बना, ठीक है, और C से D बना। मैंने क्या किया, दो रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए K1 की वैल्यू कुछ देर की थी, इसके लिए K2 देर की थी। उसने बोला दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, A + C गिव्स B + D। अब मुझे बोला इसके लिए K की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जो इन दोनों की K1 की वैल्यू दी होंगी ना, K2 की, इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं इधर देखो। इस वाली रिएक्शन के लिए K1 की वैल्यू क्या है? इस वाली रिएक्शन के लिए K1 की वैल्यू क्या है भाई? B/A है कि नहीं है? इस वाली के लिए K2 की वैल्यू दूसरी वाली के लिए क्या है? B/C है कि नहीं है? अब इस वाली रिएक्शन के लिए K की वैल्यू बताओ। B/D/A/C है? यस मैम। यस मैम। B/A क्या है? K1। D/C क्या है? K2। अनुष्का को समझ नहीं आया? समझ में आई? K1 × K2 हो जाएगा। क्या आप किसी को दिक्कत है? अगर रिएक्शन ऐड हो रही है तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होंगे। रिएक्टेंट अगर रिएक्शंस अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे?
बोलो, कोई तो तुक्का मैम मार दो। डिवाइड। हाँ, अगर रिएक्शन सब्ट्रैक्ट होंगी, अब मैं इसके लिए करके नहीं दिखाऊंगी बच्चे, आप खुद ही करके देखना, तो आ जाएगा आपका आंसर। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन, ये K1 है और ये K2 है, मैं दोनों रिएक्शन को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, तो K1 और जो इनके K2 है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये माइनस वाले इस तरफ ले जाओ, B प्लस C कर दो। अब इस रिएक्शन के लिए लिखोगी तो K1 K2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? थर्ड नंबर, पहली बात इनवर्स हो रिवर्स होगी तो इनवर्स हो जाएगा। दूसरी बात क्या, कि ऐड होंगी तो K1 इंटू K2 हो जाएगा। तीसरी बात, अगर सब्ट्रैक्ट होंगी तो K1 डिवाइड K2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? यस मैम। और अगर मैं किसी अपनी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो वो जो ये जो नया K डैश सी आएगा वो पुराने वाले K सी के पावर में चले जाएगा। जिससे भी सपोज मैंने n से मल्टीप्लाई किया, तो ये पुराने वाला जो K सी था उसकी पावर में चला जाएगा। ये समझा देती हूँ एक बार। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं कि समझ गए? मैडम समझा ही रही हो तो समझा दो, है भाई? ये सही लिखा है अब तक? अरे कोई तो हाँ बोल दो भाई। सो गए यस मैम, अगर मैम। ऐड होंगी, जरा दोबारा ऐड होंगी तो सोहेल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर रिएक्शंस ऐड हो रही हैं तो K1 इंटू K2 हो जाएगा। ये रहा K1 इंटू K1, जो इसकी K की वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी आपके नोट्स में आ जाए। हाँ मैम क्या बताया, दोबारा बताना, वो कॉल आ गया था तो। कॉल आ गया था तो मैडम उसकी भरपाई करें। रिएक्शन अगर, मैम के पास भी तो आते हैं कॉल, मैम तो नहीं उठाती। मैम पापा का था इसलिए उठाया। रिएक्शंस को अगर ऐड कर देंगे, रिएक्शंस अगर ऐड होंगी तो उसके K1 और K2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चे? मल्टीप्लाई। यही बताया था। और कैसे हुई ये मैंने करके दिखाया है यहाँ पे, आप देखना। ठीक है, कुछ नहीं है, बस जो जो K की वैल्यू थी वो लिखते गए, अपने आप ही मेरा K1 और K2 आपस में मल्टीप्लाई आता हुआ दिख गया। अगर रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो जो K1 और K2 की वैल्यू है वो आपस में डिवाइड होंगी। ठीक है, अगर रिएक्शन क्या हो रही है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है। एंथैल्पी में अगर रिएक्शन माइनस होती थी तो मैं माइनस कर देती थी, है ना, लेकिन यहाँ पर मैं K1 और K2 को आपस में डिवाइड करूंगी। अगर रिएक्शन को मैं समझा रही थी, अगर किसी रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई, सपोज मेरी H2I2 मुझे 2HI दे रहा है, मैंने अपनी रिएक्शन, इसके लिए मैं KC की वैल्यू लिख दी मैंने। ठीक है, क्या आएगी KC की वैल्यू? बार बार यही लिखते जा रहे हैं, बार बार यही होता जा रहा है, I2 आएगा। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? रिएक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो HI और ये है, तो ये इस वाली रिएक्शन के लिए KC डैश लिख देती हूँ। क्या आएगा? HI की पावर 6, H2 की पावर 3, I2 की पावर 3। किसी को दिक्कत? बोलो भाई बोलो। 3 कॉमन ले लेती हूँ मैं। नो मैम। 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया एक साथ, ये रहा। अब बताओ, जो ब्रैकेट के अंदर है क्या वो KC है, नहीं है? जो ब्रैकेट के अंदर बच गया, ये वाली टर्म जो है मेरी, क्या वो KC है या नहीं है? यस मैम कैसी है? KC है ना, ये पूरा का पूरा KC है। तो यानी कि KC की पावर क्यूब, यानी कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी वो पुराने वाले KC के पावर में चले। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करती तो क्या होता? KC डैश की वैल्यू क्या हो जाती? KC बाय 1/2। बात समझ में आ गई? यस मैम। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करती, 3 से मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाएगा, पुराने वाले KC के। बात समझ में आई? तुम्हारी क्लास में आज 2 टॉपिक हुए हैं, दोनों टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये K1 और K2 की बात से, और दूसरा कहाँ से? क्वेश्चन रिएक्शन कोशिएंट से रिलेटेड। रिएक्शन कोशिएंट जो आपको गिवन होगा, KC गिवन होगा, और बोला होगा इस कंसंट्रेशन पे बताओ भाई। क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी लास्ट क्लास, अगली क्लास में जब करेंगे तो क्वेश्चंस को फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, Q की वैल्यू, KC की वैल्यू सपोज तुम्हें 5 दे दी, और फिर Q की वैल्यू तुम निकालोगे 6 आ रही होगी, तो बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? मैम बैकवर्ड। मैम बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि Q की वैल्यू ज्यादा है और उससे K पे पहुंचना है, तो पीछे जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगी। वेरी गुड, बस समझ में आई सबको? अब ये क्वेश्चन देख लो अपनी स्क्रीन पे। यस मैम। मैं फटाफट से एक बात
अगर मैं फास्ट हो रही हूँ तो बता दो भाई, किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो तो मैं रुक गई थोड़ा सा। किसी ने नहीं बोला, बच्चे पूछ लो, मैं पिछली स्लाइड में बैक चली जाऊंगी। मैम आ रहा है समझ में। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस। KF की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है भैया? रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड गिवन है, मींस KF की गिवन है 1.5। पहली बात, न्यूमेरिकल देख के ना फटाफट से जो जो गिवन होता है वो लिखते जाते हैं, ठीक है। 10-5 मोल है A के, ठीक है। A के कितने मोल्स हैं? 10-5। पर मुझे चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन को ये डब्बे में शो करते हैं, अभी बताया। और दूसरी बात क्या? N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10⁻⁵। वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है भाई? 10 लीटर, लिखा है ना? 10 लीटर। आंसर आ गया 10⁻⁶। इसकी कंसंट्रेशन आ गई A की। B की कंसंट्रेशन निकाल लो, 100 डिवाइड में 10 इजिकल टू क्या आ गया? 10। के बैकवर्ड कितना दिया है? P इंटू 10⁻11। 2P निकालना है, P निकल जाएगा तो 2P भी निकल जाएगा। बोलो। अभी मैंने कुछ नहीं किया, रिएक्शन में जो जो गिवन था वो लिख लिया। अब तुषार के पास कॉल आ गया। अब तुषार थोड़ी देर में अगर आएगा तो पूछेगा, क्या पता तुषार को पहले से आता हो, तो वो कह रहा हो पका रहे हैं तो हमको, हम जाते हैं। के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई? बोलो। इस रिएक्शन मैम यही बात होगी, अभी हमने पीछे की थी। के फॉरवर्ड रिएक्टेंट लिखते थे, के बैकवर्ड के बगल में प्रोडक्ट लिखते थे, और उसका स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट उसकी पावर में देते थे। होगी क्या? आप सारी वैल्यूज को सबकी जगह पुट करके आंसर बता देगा कोई बच्चा मुझे? नहीं 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 बताएंगे हम। अरे कर रहा है कोई सॉल्व? कोई नहीं करता। यस मैम 2 मिनट। A की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ है, इक्वल टू B का क्या क्या दिया है? P इंटू 10⁻11 दिया है, और 10⁻2 बोले तो 100। नहीं यार, अगर कर रहे होते ना अभी तक आंसर आ जाता, किसी ना किसी का तो आता ही। -11 में से 2 को मैंने माइनस करा, -9 बचा। इस साइड भी -9, 10 की पावर, इस साइड भी 10 की पावर -9, कट गया कट गया कट गया। बचा क्या? P की वैल्यू आ गई 1.5। 2P की पूछी थी तो 3। बोलो भाई, सबका आंसर आ गया? राम खान, यस यस, आया? अरे कोई नहीं बोला भाई, किसी का नहीं आया। अरे कहाँ गए? आदर्श कह रहा यस मैम। आदर्श बच्चे करो करो, क्वेश्चन को करने से आएगा। के एफ बराबर है ए के बी, अभी हमने पीछे ही करा था कि के एफ के साथ रिएक्टेंट लिखा रहता है, के बी के साथ यहाँ प्रोडक्ट लिखा रहता है, और रेस्ट टू द पावर का स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट लिखा रहता है। सबकी वैल्यू आपको गिवन थी। के एफ की वैल्यूज आपको गिवन थी कितनी? 1.5, 10⁻³ गिवन थी। ए की कंसंट्रेशन हमने निकाली थी। ए की कंसंट्रेशन क्या निकाली थी भाई हमने? 10⁻⁶। कैसे आया था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम किया मैंने, वैल्यूज मेरे पास आ गई कितनी? 10⁻⁶, इक्वल टू के बैकवर्ड में आते हैं। के बैकवर्ड का मेरे को गिवन था P इंटू 10⁻11। बी की कंसंट्रेशन गिवन थी 10, और 10⁻2 लिखूंगी, ठीक है। 1.5 इंटू, इसको सॉल्व करूंगी 10⁻⁹ आएगा। P इंटू इन -11 में से 2 को घटाऊंगी, कितना आएगा? 9 आएगा, -9। दोनों तरफ 10⁻⁹ है। P की वैल्यू आ जाएगी 1.5। उसने मुझसे 2P की वैल्यू पूछी थी 3। बोलो आदर्श, आदर्श समझ में आ गया? यस मैम। यस अब मैम। समझ में आ गया मैम समझ सबको? में आ गया। बिल्कुल ठीक। आदर्श, आदर्श को भगाओ यहाँ से, बहुत हो गया इसका नौटंकी, अब नहीं चलेगा। रिलेशन, आदर्श मूव कर दूंगी मैं क्लास से, दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आदर्श अब कमेंट में कोई मैसेज नहीं करोगे आप। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी,
ठीक है, मुझे निकालना है। क्या मैं ये कर चुकी हूँ पहले? नहीं। क्या आपने जैसे केसी निकाला, No, ma'am. अगर किसी भी रिएक्शन के लिए मैं केसी निकाल रही हूँ तो केपी भी वही होता है जो केसी होता है, पी बी अपॉन में पी ए, और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर यहाँ 2 तो इसका 2। समझ में आ गया? पहली बार में हम केसी लिख रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे? इस तरफ कंसंट्रेशन की। अब हम के पी भी नीचे लिखा है तो यानी कि हम अब प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेशर की। समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? किसी को कोई डाउट इसमें? फिर से बोलेंगे। मैं ये कह रही हूँ, अगर जब मैं केस सी, जब यहाँ मैंने कंसंट्रेशन ली थी सबकी, तो यहाँ पे मैं क्या ले रही थी? केस सी ले रही थी। अब की बार मैं क्या कर रही हूँ? कंसंट्रेशन का डब्बा होता है। अब की बार मैं कंसंट्रेशन ना लेके के पी ले रही हूँ, तो मैं इस तरफ इनका पार्शियल प्रेशर लूंगी। क्या लूंगी? पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ गई? अब मैं कंसंट्रेशन नहीं पार्शियल प्रेशर लूंगी, तो मैं पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में आंसर निकालूंगी, तो मेरा के पी निकल कर आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केपी गिवन होता है, केसी पूछा होता है, तो केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम यही डेरिवेशन करेंगे कि केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है भाई? केपी की वैल्यू ये दे रखी है कि आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। Yes, Yes, ma'am. P इज इक्वल टू में एन बाय वी आर टी होता है। और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम मैंने अभी बताया, किसको कहते हैं भाई? कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या मैं इस P की जगह ये लिख सकती हूँ, B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आर टी का स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A और आर टी। बोलो। Yes, ma'am. मैंने सिर्फ प्रेशर की जगह क्या लिखा है? कंसंट्रेशन इनटू आरटी। और कंसंट्रेशन कहां से आया? एन बाय वी को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है सबको ये बात? केसी की वैल्यू क्या होती है भाई? Yes. इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर ए। क्या यहाँ पे जो बी स्क्वायर डिवाइड में ए लिखा है, मैं इसकी जगह केसी लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. आरटी क्या होता है? आरटी ऊपर में, आरटी ऊपर है जो, उसके किसके नंबर ऑफ मोल्स? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट। और जो डिवाइड में होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? रिएक्टेंट के। Kp इज इक्वल टू में Kc होता है RT डेल्टा N। और ये डेल्टा N क्या है? डेल्टा Ng क्या है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स, गैशियस, गैशियस ही देखेंगे, सॉलिड लिक्विड नहीं देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बोलो हाँ कि ना? मैम इसमें हमेशा गैसेस का ही क्यों देखेंगे? बच्चे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के चेंज होता है, जो सॉलिड और लिक्विड का उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। वॉल्यूम जो है ना, सॉलिड और लिक्विड का इफेक्ट उसमें नहीं होता है। हमने एंथैल्पी वाले चैप्टर में किया था, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो वॉल्यूम है ना, वो कोई फर्क नहीं होता सॉलिड और लिक्विड में। ठीक है ना? सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम पर कोई चेंज होने पे कोई फर्क चेंज पड़ता है किसका? नंबर ऑफ मोल गैशियस प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है ना? वॉल्यूम चेंज करूंगी तो गैशियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज होगा ना। डिक्रीज कर दिया सपोज मैंने वॉल्यूम, तो गैशियस प्रोडक्ट में चेंज आएगा। सॉलिड और लिक्विड में कोई चेंज? क्या सॉलिड को मैं दबाऊंगी तो क्या वो दब जाएगा? क्या उसका वॉल्यूम कम होगा? नहीं। नो मैम। तो इसलिए सिर्फ गैशियस का ही देखते हैं। केसीआरटी डेल्टा एनजी आया। डेल्टा एनजी क्या है ये बात याद रख लेना। गैस किस कोई है जिसको डेल्टा एनजी निकालना ना आता हो? N2 + 3H2 gives 2N। बता दो भाई, जिसको नहीं आता मैम बता देगी। ये गैस, ये गैस, ये गैस, इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? कितने नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट में? 2। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 और 1 4 -2। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी? -2। ठीक है आदर्श, समझ में आ गई बात सबको? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. केपी और केसी का रिलेशनशिप हो जाएगा एग्जाम में। अगर तुमसे केपी दिया है तो सीधा केपी और केसी अगर पूछा है तो ये रिलेशनशिप याद रख लेना। वो रिएक्शन आपको गिवन होगी, उस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू भी देख लेना। डेल्टा एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, किस पॉइंट पर
केपी और केसी इक्वल हो जाएगा। आपको पता है क्या होगा, एग्जाम में 4 रिएक्शन दी होगी और पूछा होगा किस रिएक्शन के लिए केपी इक्वल है केसी के। जहां पे डेल्टा एनजी 0 आ जाएगा वहां पे केपी इक्वल हो जाएगा किसके, केसी के। ऐसा क्यों हुआ, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी होता है। एनजी अगर 0 हो गया तो आरटी की पावर 0 हो गई, तो जिसकी पावर 0 यानी कि 1, ये क्या हो जाता है, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो केपी इज इक्वल टू केसी हो गया। बोलो भाई, जल्दी समझा दिया क्या, फास्ट हो गया? मैम रिपीट ये वाला। क्या रिपीट करूं, जल्दी बताओ, क्या समझ नहीं आए, एक बार पूछो मुझे पता चले कहाँ से क्या मैम समझ। जो लास्ट में आपने बताया वो फिर कि केपी इक्वल टू केसी कब हो जाएगा, अगर ये रिएक्शन मेरी देखी होती और पूछा इसके लिए मुझे बोला होता कि इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -4 है, तो आप मुझे केसी की वैल्यू बताओ। तो आप यही लिखते हैं केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन होता है, लिखते। अरे हाँ या ना, और फिर अब तुम निकालते डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या आ रही है, डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ बच्चे इस रिएक्शन के लिए। नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कितने। तुमने तो मुझे निराश ही कर दिया यार, तुम्हें डेल्टा एनजी निकालना नहीं आ रहा। बोलो बोलो भाई आदर्श बोलो, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस ही देखेंगे। 2 किसने पूछा था भाई, समझ में आ गई अब बात। 2 माइनस में से 2 कर दूंगी तो 0 आ जाएगा, आरटी एन की पावर 0 हो जाएगी बच्चे, आरटी 0 होता है 1, किसी की भी पावर 0 मीन्स 1। तो ये वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो केपी इक्वल हो जाएगा केसी की, हाँ या ना? यस मैम। समझ में आ गया, यही बात मैडम ने बताई कि केपी और केसी किस रिएक्शन के लिए इक्वल हो जाएगा। तुम्हें 4 रिएक्शन दी होगी, तुम्हें देखना होगा डेल्टा एनजी किसका 0 आ रहा है। डेल्टा एनजी एक बार फिर बता रही हूँ, इस रिएक्शन के लिए कोई मुझे बता देगा डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी मैं हर क्लास में बताती हूँ, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जिससे ये बात नहीं पता। बोलो इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो। मैम आप मैसेज ही नहीं पढ़ते, बच्चे मैसेज में पढ़ूंगी तो मैं इधर देखूंगी ना। मैम डेल्टा एनजी की, हाँ 1 होगी। इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्यों हो रही है, जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो भाई, अपने मुंह से तो बताओगे नहीं, मैडम को ही बताना पड़ेगा। कि गैशियस मॉलिक्यूल देखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस कितने हैं भाई, इधर 1, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो 1 में से 0 माइनस करूंगी 1 आ जाएगा। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कोई नहीं बोल रहा, तो मतलब सबको सब समझ में आ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम फटाफट से करने वाली हैं, क्या 10-20 हो गए भाई, तुम सब सो जाओगे अभी थोड़ी देर में, कहोगे हट हम नहीं पढ़ रहे, अब हम जाते हैं सोते हैं, और इम्पोर्टेंट बात रह जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी नहीं समझ में आएगा। कभी भी इक्विलिब्रियम बच्चे होता है तो ये 1:3:2 रेशो में ही मिलेगा आपस में, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए क्यों, ये देखो 1 है, ये 3 है, ये 2 है। समझ में आई बात, कि कभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे उसी रेशो पे होगी जब ये इस रेशो पे ही, जो इसके ऊपर जो रेशो दिया है ना उस रेशो में मिलेगा, तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, मैम क्या कह रही है भी मैम एग्जांपल से बताती है। सपोज मैंने ये 1 मोलर लिया और ये 1 मोलर लिया, इनिशियली अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी होगी? अरे इनिशियली अगर मैंने कोई चीज ली है तो नाइट्रोजन 1 मोलर, हाइड्रोजन 1 मोलर, अमोनिया कितना होगा? 0। मैम कैसे? कुछ बना रही हो आप, साइकिल बना रही हो, साइकिल के लिए आपने टायर खरीदा, क्या साइकिल बन जाएगी? इनिशियल में तो नो सिर्फ मैम। आपके पास रिएक्टर ही रहेंगे ना। मैंने 1 मोलर नाइट्रोजन लिया, 1 मोलर हाइड्रोजन लिया, अमोनिया भी बना नहीं है, इनिशियली अमोनिया भी 0 है। बात समझ में आई? ओके। हाँ, अगर अब मैं यूज कर चुकी हूँ, मैंने कुछ यूज करा, कितना? मैंने 0.1 मोलर नाइट्रोजन यूज करा, तो हाइड्रोजन कितना यूज करूंगी इक्विलिब्रियम पे? मैंने बताया इक्विलिब्रियम पे रेशियो क्या रहेगा, यही ऊपर वाला स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वही रहेगा। अगर नाइट्रोजन 0.1 मोलर यूज हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 0.3। 0.3। वेरी गुड,
अमोनिया कितना फॉर्म होगा? 0.2. 0. क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? ये कैसे आया? मैंने सिर्फ नाइट्रोजन की बात करी थी कि नाइट्रोजन इतना यूज हुआ, बाकी सब नहीं बताया। बाकी सब आपने खुद देखा इस ऊपर स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट के रेशो से, ये 1 है, ये 3:2 है, 2:2 है। तो तुमने वही, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आगे जितने भी कोई एग्जाम्स होंगे ना, या भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में होगी, तो हर जगह आपको ये निकालना आना चाहिए। नाइट्रोजन अगर 0.1 है तो हाइड्रोजन 3 गुना, और अमोनिया, क्या आप इसके लिए मुझे केसी की वैल्यू लिख के दिखा सकते हो? अच्छा, एक बात याद रखना, ये यूज्ड है, ये यूज्ड है, और जो के इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी है। लेफ्ट कितना रह गया सिस्टम में? नाइट्रोजन कितना लेफ्ट रह गया? 0.9। हाइड्रोजन कितना लेफ्ट रह गया है? 0.7। अमोनिया कितना है मेरे सिस्टम के अंदर? अमोनिया 0.8. अरे 0.2। तुमने इसको कैसे 1 से माइनस कर दिया? यहाँ तो पहले कुछ था ही नहीं ना, अमोनिया तो 0.2 नया बना है। अब बोलो समझ में आई बात? ध्यान से सुनो बच्चे इस बात को, जल्दी से समझ लो, रुक के समझ लो कि मैंने सिर्फ यूज की बात करी है, और जब मैं के इक्विलिब्रियम निकालती हूँ तो मैं यूज्ड वाला नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ उस वक्त कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है? और रेशो जो होता है वो यूज्ड वाले का होता है। आ गई बात समझ में? यस मैम. 0.1 यूज हुआ, 0.3 इसमें से यूज हुआ, यहाँ 0.2 फॉर्म हुआ, बचा जो अब 0. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लोगे। अरे कोई है जिसे समझ में आया हो? पूछ लो, पूछो पूछो, एक और एग्जांपल से करके बता देती हूँ। वैसे भी क्वेश्चन आ ही रहा है पीछे से, तभी करा रही हूँ। अगर मेरी कोई रिएक्शन है, इसमें ए है, ये 2B है, और यहाँ ये 3C फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ठीक है भाई, यहाँ ये पहले 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था। इसमें से कितना इसने ले लिया? 1 - x मोल जो है ये निकल गए। यहां से कितने निकलेंगे? अगर यहाँ से x मोल अगर निकल गए हैं तो सारे बच्चों को पता है भाई 2x निकलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है ना, ये रेशो जो निकलने वाला रेशो है, ये क्या रहता है? स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही रहता है। यहाँ कितने फॉर्म होंगे? इनिशियली 0 था, फॉर्म कितने हो गए? अरे कोई तो बोला, समझ नहीं आया। 3x फॉर्म। सबको समझ में आ गई यहाँ तक बात? यस मैम. आदर्श, पवन, बाकी सारे बच्चे, 1 - 2x, 1 - 2x निकला, यहाँ से ये 3x फॉर्म हुआ। क्या इसके लिए आप केसी की वैल्यू लिख लोगे? आपकी एक्सरसाइज में 7.1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाने चाहिए आपके। अपनी बुक खोलो, सारे खोल रहे हो भाई? यस रजाई मैम. से हाथ बाहर निकाले, नहीं निकाले? 7.1 क्वेश्चन हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। देखो भाई, देखो क्वेश्चन का, तुम सिर्फ क्लास 2 ही दिन आ रहे हो पढ़ने, तो क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लो अभी अब, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको कितनी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ा दी। अब देखो 3x की पावर 3, 1 - x, 1 - 2x की पावर 2, ताकि मैं अब अगली क्लास में तुम्हें नीट से क्वेश्चन करा सकूं। आप सीबीएसई के अपने आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबका, कंसंट्रेशंस गिवन है, आपको अपने आप के की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। 7.2 में भी सेम चीज है, ठीक है भाई? बोलो। ओके. 7.3 भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, 7.4 भी हो जाएगा, बट 7.5 भी। 7.4 में एक बार मैं बता देती हूँ आपको, 7.4 की ही मैं बात कर रही हूँ। देखो COH2 लिखा है, यहाँ पे CO2 और H2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है? उसने बोला है 0.1 मोलर, ये 0.1 मोलर। इनिशियली तो ये 0 थे, एक्सरसाइज एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ मैं। 0.1 में से अगर x माइनस हुआ, 0.1 में से x माइनस हुआ, ये सब 1-1-1 रेशो में है, तो यहाँ पे भी x और x ही फॉर्म होगा। अरे हाँ या ना? तो आपको इसमें केसी की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू 4.24 गिवन है, इज इक्वल टू, रिएक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होगा, ठीक है? क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी, आपको सॉल्व करनी होगी, जिसके लिए आपको आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई?
माइनस बी प्लस माइनस, क्या सभी के पास एनसीईआरटी है, निकाल के बैठे हो? यस मैम। चीजें अपने सामने रखा करो बच्चे। ये वाला फॉर्मूला निकलेगा जिससे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके लिए एग्जाम में मतलब निकालना टफ हो सकता है, मैं मान सकती हूँ इस बात को, ठीक है, लेकिन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उसमें अंडर रूट की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू होगी ना, वो कुछ ऐसी दी होगी जो इजीली क्या हो रही होगी, अंडर रूट आप उसका निकल रहा होगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन क्वेश्चंस करते रहोगे तभी जाके हाथों में प्रैक्टिस आएगी, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना? इसमें x की वैल्यू, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ही x की वैल्यू 2 निकल कर आएंगी, और हमने पढ़ा है कि 2 ही वैल्यू आती है, ठीक है। एक तो वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो उसको भी तुम कैंसिल कर दोगे। अब ये 0.1 से ये ज्यादा हो गई, जो दूसरी वैल्यू निकल कर आई वो 0.1 से ज्यादा है, 0.19 है, तो ऐसा हो सकता है 0.1 से 0.19 कुछ कम हो जाए? नहीं, तो ये वाली को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये कम वाली को लेंगे। समझ में आ गई बात? अब पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है? किसी की आवाज आ रही थी? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्लास को लीव करते हैं। आप लोग रिवाइज करना, 7.6 तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे खुद करना। 7.6 में देखो, अच्छा ये क्वेश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पे, केपी की वैल्यू गिवन है। अब देखो इसमें क्या दिया है मुझे, क्या इस रिएक्शन के लिए आप केपी की वैल्यू लिख सकते हो? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर 2, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2, बोलो यही आएगा? अरे सही लिखी है मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका, सारे बच्चे निकाल सकते हैं इसको। हाँ तो बोल दो मैम का गलत हम क्या भाई। O2 अगर 0.25 अगर गिवन है, बोला है कि पार्शियल प्रेशर O2 का इक्विलिब्रियम पे 0.25 हो गया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो NO का क्या हो जाएगा? 2NO का नहीं दिया ना आपको, देखो क्वेश्चन में NO का नहीं दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता है ये बात। 0.25 है इसका अगर प्रेशर O2 का, तो NO का कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे? अरे जितना O2 फॉर्म हुआ, जितना उसका 2 गुना फॉर्म होगा ना NO। O2 Yes, जितना फॉर्म हुआ है, NO उसका 2 टाइम्स फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अभी हमने बात पीछे करी थी कि इसका जो स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है ये सेम रहता है, और जो फॉर्म हुए हैं वो तो सेम ही रेशियो में फॉर्म होंगे ना। अगर ये 1:2 में फॉर्म हो रहा है, ये 0.25 हो रहा है, तो ये 0.25 into 2 हो जाएगा। किसी ने जवाब नहीं दिया भाई, किसी को yes मैम 0.50। हाँ अब बताओ, और मुझे क्या गिवन है इसने? NO2 का दिया है n into 10 की पावर -3, और Kp की वैल्यू ऑलरेडी 100 दे रखी है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। n की वैल्यू अब निकाल लोगे आप अपने आप, सब चीजें गिवन हो चुकी हैं। यस मैम। क्वेश्चन के आंसर को एक बार बताओ फिर से, जिसके लिए भी रिपीट करना है। कोई भी एक बच्चा बोल देगा तो मैं रिपीट कर दूंगी, और वरना क्लास को लीव कर देंगे। मैम रिपीट कर दो। वेरी गुड। N2 प्लस N, जा रहे हो तुम लोग क्लास को छोड़ के? भाई सबको समझ में आ गई थी बात। NO2 से क्या फॉर्म हुआ है भाई? इधर ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं चीजों को। ये देखो भाई, यहाँ NO2 और NO और O2 फॉर्म हो रहा है। मैंने अभी आपने ये वाली बात सुनी थी कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये जो रेशियो होता है ये सेम रहता है। प्रोडक्ट वाली साइड का सेम रहेगा और रिएक्टेंट वाली साइड का सेम रहेगा। रिएक्टेंट वाली साइड में जो यूज्ड हुआ है वो सेम रहेगा, और प्रोडक्ट वाली साइड में जो फॉर्म हुआ है वो सेम रहेगा। करी थी ये बात अभी? अरे Yes, हाँ, मैम। तो मेरे पेज से भी खो गई है वो बात, तो आप लोग अपनी बात ये याद रखिए। तो अगर O2 इसमें 0.25, O2 अगर 0.25 हो रहा है तो NO कितना फॉर्म होगा इसका? 2 टाइम्स ना, क्योंकि ये क्या है, NO की तो उसने कंसंट्रेट दिया ही नहीं है प्रेशर, इसलिए ही नहीं दिया, क्योंकि O2 0.25 है तो NO उसका 2 टाइम्स होगा, तो 0.5 फॉर्म होगा। 0.25 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 0.50 मीन 0.5 आएगा। बोलो यस मैम। यस मैम। बस यही केपी की वैल्यू, केपी निकाला पहले मैंने, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, ठीक है। केपी की वैल्यू 100 थी, सबकी जो वैल्यू अब आ चुकी है उनको रखा उसकी जगह, और n की वैल्यू निकाल देनी है। बोलो हो जाएगा? यस मैम।
क्लास को लीव करें क्या?